नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपने हिस्ट्री का लेसन नंबर 5 क्लास 10 के लिए करते हैं स्टार्ट। तो विद्यार्थियों उठा लीजिए कलम और उठा लीजिए नोटबुक और बनाइए नोट्स मेरे साथ। करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 5 औद्योगिकरण का युग। इस अध्याय में पर क्या क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे पूर्व औद्योगिकरण, किस प्रकार से उद्योग बढ़ा, श्रमिकों का जीवन क्या था, और वर्तमान में या वर्तमान भारत में कपड़ा उद्योग जो आप देख रहे हैं उसका विकास कैसे हुआ। इन सब बातों को इस पाठ में अपने पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। औद्योगिकरण का युग। तो विद्यार्थियों, पहले आती है बात औद्योगिकरण का युग किसे कहते हैं। तो आप ध्यान रखना भाई, इस युग के आने से पहले अधिकांश वस्तुएं हाथों से बना करती थी। मशीनों का प्रयोग नामात्र या था ही नहीं। लेकिन जब औद्योगिकरण आया तो क्या हुआ? हाथों से वस्तुएं बनना क्या हो गई? कम हो गई। विद्यार्थियों ध्यान रखना, क्या हुई? हाथों से बनने वाली वस्तुएं क्या हो गई? कम हो गई। और उसका स्थान किसने ले लिया? फैक्ट्री, मशीनों और तकनीक ने ले लिया। इसी युग को क्या बोलते हैं? औद्योगिकरण का युग कहते हैं। तो भाई जिस टाइम क्या हुआ, मशीनें आ गई, हाथों से वस्तुएं बनना कम हो गई, उसे क्या बोला गया? औद्योगिकरण का युग। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये खेती है समाज में अब क्या हो गया? उद्योग आ गया। 1760 से लेकर 1840 तक का टाइम है, उसे बोलते हैं औद्योगिकरण का युग। विद्यार्थी कितना अच्छा प्रश्न बनता है, औद्योगिकरण का युग किसे कहते हैं? तो 1760 से लेकर 1760 से लेकर 1840 तक का समय है, उसे बोलते हैं औद्योगिकरण का युग। जो मनुष्य के लिए खेल परिवर्तन नियम से लगा, मतलब जिस प्रकार से हम बचपन में हम क्या है खेल चेंज करते थे, उसी प्रकार से अब क्या हुआ, जिंदगी चेंज हो गई। मतलब कहाँ अपने हाथों से वस्तुएं बना रहे थे और कहाँ अब मशीनें आ गई। अब आती बात पूर्व औद्योगिकरण की। तो यूरोप में उद्योगों के समय से पहले, मतलब जब उद्योग नहीं आए थे उस टाइम से पहले का जो टाइम था उसे बोला गया है पूर्व औद्योगिकरण का काल। क्यों किस काल में था? इस अन्य बात में कहें तो यूरोप में सबसे पहले कारखाने लगने के समय से पहला का समय है, वो है औद्योगिकरण का पूर्व समय। इस अवधि में सामान जो गांवों में बना करते थे, जिसे शहर के व्यापारी खरीदा करते, मतलब उस टाइम शहर थे परंतु शहर के व्यापारी कच्चे माल के लिए और तैयार माल के लिए गांवों में आया करते थे और गांवों से निर्मित वस्तुओं को अपने साथ ले जाकर शहरों में बेचा करते थे। अब क्रांति से पहले क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति आप जानते हो 18 सेंचुरी में आरंभ हुई थी, और इससे पहले भी इंग्लैंड में, इंग्लैंड का यूरोप द्वीप है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन करना उन्हें आवश्यक था। क्यों? क्योंकि उस जमाने तक इंग्लैंड ने कई देशों पर अपना कब्जा कर लिया था। अब जानते हो, अगर आप कब्जा किया हुआ है तो आपको वहाँ पर वस्तुएं बेचनी होगी, वरना कब्जा करने क्या फ़ायदा? क्योंकि जब तक आप जिस देश में कब्जा कर चुके हो वहाँ की इनकम आपके पास नहीं आएगी तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इंग्लैंड अब व्यापार के सहारे वहाँ की होने वाली सारी कमाइयों को, मतलब 2 नंबर की कमाई को 1 नंबर में वो चेंज कर रहे थे। हाँ, अब देखिए भाई यहाँ क्या हुआ, यहाँ इस जो इतिहासकार हैं, विद्वान, वो कहते हैं इस टाइम को बोला गया औद्योगिकरण, और यहीं से ये व्यवस्था या अवस्था ही आरंभ हुई थी। अब 17 और 18 सेंचुरी में क्या हुआ? आबादी में बदलाव हुआ, भूमंडलीकरण हुआ और मांग हुई। आबादी में जनसंख्या बढ़ेगी शहरों में, क्यों? गांवों से लोग अब काम के लिए कहाँ आएंगे? शहरों में आएंगे। तो क्या होगा? शहरों में लोग बढ़ेंगे। भूमंडलीकरण मतलब दूसरे देशों के लोग भी अन्य देशों में काम करने जाएंगे। क्यों? देखो, आप जानते हो एक कंट्री के सारे लोग सभी उद्योग में काम नहीं कर सकते, और आप जानते हो कई कंट्रीज ऐसी है जहाँ पैसा बहुत है पर रोजगार करने के लिए, छोटे मोटे काम करने के लिए व्यक्ति नहीं है, तो बाहर से लोग आएंगे, उसे बोलेंगे भूमंडलीकरण। और उसके अलावा मांग, डिमांड, तो डिमांड बढ़ेगी तभी तो वस्तु बनेगी। आप जानते हो बिना डिमांड तो कोई वस्तु नहीं बनती है, तो डिमांड भी बढ़ेगी। अब शहरी इलाकों में व्यापारी जनसंख्या की मांग के अनुसार उत्पादन को बढ़ा नहीं पा रहे, जिसकी
जैसे ग्रामीण इलाकों में जाना आरंभ कर दिया, वहाँ पर उन्होंने किसानों को रोजगार दिया और उत्पादन में वृद्धि की। अब सवाल आता है, किसानों ने रोजगार स्वीकार क्यों किया? मतलब सोचिए कि क्यों किसान अपनी ज़मीनों को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर शहरों की ओर आए थे। मतलब किसान तो अपने गांवों के अंदर भी रह सकता था, परंतु अब वो यहाँ क्यों आए? क्योंकि जब वो खुले खेतों में जा रहे थे, कॉमन्स की बाड़ाबंदी की जा रही थी, छोटे किसानों की ज़मीनें ख़त्म हो रही थी, इसीलिए किसान शहरों की ओर अपने काम धंधे की तलाश में शहरों की ओर आने लग गए। अब व्यापारियों का गांवों पर ध्यान देने का कारण, मतलब व्यापारी लोगों ने गांवों पर ध्यान क्यों दिया भाई? आप जानते हो, शहरों में ट्रेड और क्राफ्ट गिल्ड बहुत ताकतवर होते हैं। विद्यार्थियों को शब्द आपके हार्ड में लगता है आपको ये शब्द ध्यान नहीं पड़ रहे हैं, तो विद्यार्थियों में पाठ के एंड में आपके लिए स्पेशली कठिन शब्दों के शब्दार्थ बनाइए। प्रत्येक पाठ के एंड में मैं आपको कठिन शब्दों के शब्दार्थ पूरी व्याख्या के सहित लिखित रूप में आपको दे रहा हूँ, तो वहाँ से लास्ट में जाकर आप इन कठिन शब्दों के अर्थों को लिख भी सकते हो। तो इस प्रकार के संगठन बढ़ गए थे। मतलब यहाँ एक ट्रेड और क्राफ्ट गिल्ड क्या है? संगठन है। ये व्यापारी क्या है? ग्रुप्स हैं। आज जब देखते बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो अलग अलग व्यक्तियों के होते हैं। किसान संघ मान सकते हो, मजदूर संघ, व्यापारी संघ, विद्यार्थी संघ। तो उसी प्रकार से उस ज़माने में व्यापारियों के दो ग्रुप थे, ट्रेड एंड क्राफ्ट गिल्ड। ये संगठन क्या थे? आप जानते हो, जब एक ही बाज़ार में एक ही प्रकार के काम करने वाले लोग आएंगे तो उनमें क्या बढ़ेगा? उनमें बढ़ेगी क्या? प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कीमतों पर कंट्रोल बढ़ेगा। तो वे नए नए लोगों को बाज़ार में या काश अपने बिजनेस में आने से रोक रहे थे। इसलिए किसी भी व्यापारी के लिए शहर में व्यवसाय करना मुश्किल था। मतलब शहर में बिजनेस करना है तो आपको बड़ी बड़ी कंपनियों से भिड़ना पड़ेगा। इसलिए व्यापारी लोग अब गांवों की ओर जाना पसंद कर रहे थे, क्योंकि गांवों में क्या था? कंपटीशन नहीं था। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के लक्षण। शहर के व्यापारी गांवों के किसानों को पैसा दे रहे थे और वे किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आने के लिए प्रोत्साहित कर, मतलब अब व्यापारी लोग बोल रहे थे किसानों को, भाई किसानों तुम ये फसल उगाओ, क्योंकि किसानों को मजबूर किया गया उन फसलों को उगाने के लिए जो व्यापारियों के लिए फ़ायदेमंद थी। क्योंकि अगर किसान अपनी इच्छा से फसल उगाएंगे तो वो व्यापारियों को कोई काम नहीं आएगी। अब क्या हुआ? गांवों में ज़मीनें कम पड़ने लगी, क्योंकि प्रत्येक किसान अब प्रयास कर रहा था, अब जिस भी पार्टनर से, मतलब जिस भी उसने बिजनेसमैन से पैसे लिए हैं, उस बिजनेसमैन का सहयोग करने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए अपने कम से कम ज़मीन पर अधिक से अधिक फसलें उगाने का प्रयास कर रहे थे। जनसंख्या बढ़ रही थी, जिसकी तुलना में ज़मीन क्या थी? कम थी। इसलिए किसानों को अब एक्स्ट्रा इनकम की तलाश थी। अब पूर्व औद्योगिक श्रम में ये विनिमय का जाल फैला, जिससे व्यापार लोग कंट्रोल कर रहे थे। सामान का उत्पादन किसान कर रहे थे, लेकिन कारखानों में काम करने के बजाय वो अपने खेतों में काम कर रहे थे। अंतिम उत्पाद कई हाथों से गुजरता हुआ, आप जानते हो, जो वस्तु आप तक पहुंचती है, चाहे खाने पीने की है, चाहे पहनने की, कुछ भी है, वो वस्तु आप तक पहुंचने से पहले कई हाथों से या कई अन्य व्यक्तियों की सेवा आप गुजरती है। तो फिर उन उत्पादों को बाजार में लाया जाता था। अब कारखानों की शुरुआत। इंग्लैंड में कारखानों की शुरुआत 1730 के टाइम में आरंभ हुआ था। 18वीं सेंचुरी के लास्ट तक पूरे इंग्लैंड में हर जगह कारखाने देखने को मिल रहे थे। 1760 में ब्रिटेन में 2.5 मिलियन पाउंड के आसपास कपास बाहर से आ रही थी। वहीं 1787, मतलब लगभग 27 साल बाद, ये आंकड़ा 10 गुना बढ़ गया। मतलब अब 22 मिलियन बाहर से कपास आ रही थी। आप जानते हो, कपास का मुख्य उपयोग कपड़ा उद्योग में किया जाता है। कारखानों से लाभ। अब कारखानों से क्या था फायदा? तो कारखानों के खुलने से कई फायदे हुए। पहला, मजदूरों की कार्य कुशलता बढ़ गई। अब मजदूरों को अपने काम में वो क्या हो गए? ट्रेंड हो गए। अब नई मशीनों के आने से प्रत्येक श्रमिक अब अधिक से अधिक मात्रा में या अधिक से अधिक अब वो अपना उत्पादन तैयार कर रहा था। औद्योगिकरण की सहायता से क्या हुआ? सूती कपड़ा उद्योग में विस्तार हुआ। कारखानों में श्रमिकों की निगरानी और उनसे काम लेना क्या हो गया? आसान हो गया। अब है उद्योगों की रफ्तार। ब्रिटेन में सूती कपड़ा और धातु उद्योग क्या थे? गतिशील थे। मतलब सबसे ज़्यादा ये उद्योग ही चल रहे थे इंग्लैंड में।
औद्योगिकरण के आने से पहले 1840 तक सूती कपड़ा ही सबसे अधिक प्रसार था। रेलवे आने के बाद लोहा उद्योग में बदलाव आया। क्योंकि लोहा उद्योग में बदलाव क्यों आया? क्योंकि रेल उद्योग स्थापना जब हो रही थी तो हर जगह रेल के डब्बे बनाने के लिए या पटरियां बनाने के लिए या इंजन के लिए लोहे की जरूरत थी। इसलिए अब क्या हुआ, अब सूती कपड़े के बजाय लोहा उद्योग में तेजी आई। उपनिवेशों में रेल का प्रसार 1860 बाद हुआ। 1873 तक आते आते ब्रिटेन से लोहा और इस्पात के निर्यात की कीमत 77 मिलियन पाउंड हो गई। मतलब अब ब्रिटेन से लोहा अन्य देशों में जा रहा था और इस सूती कपड़े के बाहर भेजने से क्या था, लगभग डबल था। लेकिन उद्योगों के बढ़ने से रोजगार पर फर्क नहीं पड़ा। 19वीं सदी के एंड तक पूरे कामगारों का 20% से कम भाग तकनीकी रूप से काम कर रहा था। इससे ध्यान पड़ता है नए उद्योगों ने पारंपरिक उद्योगों का स्थान नहीं ले पाए। सूती कपड़ा और धातु उद्योग में बदलाव नहीं ला पाए, लेकिन पारंपरिक उद्योग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन बहुत ही साधारण से दिखने वाला था, लेकिन नई नई खोजों कारण हुए। उदाहरण के लिए खाद्य संसाधनों में, भवन निर्माण में, बर्तन निर्माण में, कांच उद्योग में ये परिवर्तन हुए। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं नई तकनीकों का पाँव जमाने में वक्त लगा। मशीनें महंगी थी लेकिन इनकी मरम्मत में क्या खर्चा बहुत था, इसलिए व्यापारी और उद्योगपति नई मशीनों से दूर थे। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी कि नई नई मशीनें जो आ रही थी उनमें बहुत ज़्यादा खराबी भी आ रही थी। आविष्कारक या निर्माता के दावों के विपरीत नई मशीनें अधिक क्या थी, अच्छी नहीं थी। इतिहासकार मानते हैं 19वीं सदी के बीच के काल तक कोई आम श्रमिक मशीन चलाने वाला नहीं बल्कि पारंपरिक श्रमिक या कारीगर हुआ करता था। मानव शक्ति और भाव की शक्ति, उस जमाने में श्रमिकों की कोई कमी नहीं थी। मतलब मजदूर बहुत थे, श्रमिकों की किल्लत थी नहीं, इसलिए महंगी मशीनों में पूंजी लगाने के बजाय उस टाइम तक लोग सस्ते मजदूरों की हाथों से ही काम करवाना पसंद करते। मतलब उस टाइम तक 18वीं सेंचुरी के मध्य तक क्या था, ये हालात थे, मशीनें आ चुकी थी, परंतु अब भी लोग हाथ से किए हुए काम को अधिक पसंद कर रहे थे। मशीनों से बनी चीज़ें एक समान हुआ करती थी, इनकी क्वालिटी में या गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं था। जबकि जो अमीर लोग थे या पैसे वाले लोग थे वो क्वालिटी को अधिक महत्व दिया करते थे। मतलब उनको मानना था जो पहन रहे हैं ऐसी वस्तु कोई और ना पहन सके, या जो जैसा उनका कुछ मशीन है या कुछ वस्तु है वो वस्तु कहीं और ना मिले। लेकिन 19वीं सदी के अंदर अमेरिका में कंडीशन अलग थी। यहाँ पर श्रमिकों की कमी के कारण, मतलब उस समय अमेरिका में मजदूर कम थे, इसलिए वहाँ मशीनीकरण को अपनाया गया। अब श्रमिकों का जीवन, अब मजदूरों का जीवन कैसा है? काम की तलाश में मजदूरों गांवों से शहरों की ओर आ रहे थे। नौकरी मिलना इस बात पर निर्भर था कि आपका आगे कौन सा व्यक्ति शहर में मजदूरी करता है, और आपको दोस्त काम करता है, रिश्तेदार काम करता है, तभी आपको काम मिल सकता था। लेकिन केवल क्या होता, आप बिना किसी सहारे के, मतलब आप वहाँ शहर में कोई है ही नहीं, अकेले ही आपने हिम्मत कर लिया और आप आ गए शहर में, तो आपको यहाँ कई महीनों तक नौकरी पाने का इंतजार करना होता था। ऐसे लोग बेघर थे, उन्हें पुल के नीचे या रेन बसेरों में अपनी रातें बितानी पड़ती थी। कई निजी लोगों ने भी रेन बसेरे बनाए थे। मतलब यहाँ प्राइवेट लोगों की बात हो रही है, कई कंपनीज ने या कई लोगों ने मतलब व्यक्तियों की सहायता के लिए या पैसे कमाने के लिए क्या है, रेन बसेरे बनाए हुए थे। गरीबों के लिए पुअर लॉ अथॉरिटी ऐसे लोगों को कैजुअल वार्ड की व्यवस्था करती थी। मतलब कुछ कंपनियां या कुछ संस्थाएं थी, उदाहरण के लिए नाम आया पुअर लॉ अथॉरिटी, ये गरीबों के लिए घर बनाने का काम किया करती थी। कई नौकरियां कुछ महीनों के लिए थी, जो उन महीनों के समाप्त होते ही आपको बेरोजगार कर देती और बेचारे वो रोड पर आ जाते। कई तो अपने गांव भी वापस लौट जाते हो, लेकिन अधिकतर क्या थे, शहरों में छोटे मोटे काम के लिए रुक जाया करते थे। अब स्पिनिंग जेनी मशीन का विरोध, ये मशीन आई थी 19वीं सेंचुरी में, और इस मशीन क्या हुआ, विरोध हुआ। अब विरोध क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको पढ़ेंगे अपने। 19वीं सदी के आरंभ में पारिश्रमिक में, मतलब मेहनताने में, आपकी रोजगार में, मजदूरी में कुछ बढ़ोतरी हुई, लेकिन उसके आंकड़े मिलना मुश्किल। लेकिन उस जमाने में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव था। किसी भी श्रमिक के जीवन में नियोजन की अवधि का पूरा असर पड़ता था। यदि किसी को साल के 12 महीनों काम मिल जाता तो वो सुखी था। यदि किसी को साल के 2-4 महीने काम मिलता तो समस्याएं वैसी की वैसी थी। 19वीं सदी के मध्य तक अच्छे दौर में शहरों की आबादी लगभग 10% लोग क्या थे, गरीब। मतलब उस जमाने में 90% लोग अमीर थे,
10% लोग ही गरीब थे। वो गरीब कौन थे? जो बाहर से आए हुए थे। आर्थिक मंदी का दौर में बेरोजगारी बढ़कर 35 से 75 के बीच थी। कई बार श्रमिक बेरोजगारी डर से नई तकनीक का विरोध भी किया करते हैं। उदाहरण के लिए जब स्पिनिंग जेनी मशीन लाया गया तो महिलाओं ने उस मशीन को तोड़ना आरंभ कर दिया, क्योंकि महिलाओं को अपना रोजगार छिन जाने का डर था। 1840 के दशक में भवन निर्माण तेजी आई। इससे रोजगार मतलब 1840 के आसपास शहरों में नए नए मकान बनना आरंभ हो गए। विद्यार्थियों सोचिए 1840 के मध्य में या उस ज़माने में नए नए मकान क्यों बनाए गए? क्यों बनाए जानते हो? क्यों? उस टाइम मजदूर लोग गांवों से शहरों में आ रहे थे। अब उन बेचारों को रहने के लिए कुछ छत तो चाहिए ना, इसीलिए। आइए अब बात करते हैं भारत की। तो भारत में कपड़ा उद्योग 18वीं सदी के मध्य में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना बिजनेस जमा लेता। इस अवधि में व्यापार के पुराने केंद्र सूरत और हुगली यहाँ पतन हो चुका था। मतलब अंग्रेजों के आने के टाइम से पहले सूरत और हुगली दो ऐसे शहर थे जहाँ पर भारतीय लोग बहुत बड़े रूप में या बहुत बड़े लेवल पर क्या है व्यापार किया करते थे। और अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने इनका विरोध किया, उनको समाप्त कर दिया, इन शहरों को एंड कर दिया और उनके जगह कलकत्ता और बम्बई जैसे शहरों का उदय हुआ। जब एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत में अपनी प्रभुत्ता कायम कर ली तो उसने व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाना शुरू कर दिया। एकाधिकार मतलब एक ही संस्था का अधिकार होना। कंपनी ने कपड़ा व्यवसाय से जुड़े हुए पारंपरिक व्यवसायियों और दलालों को उखाड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद कंपनी ने बुनकरों पर सीधा नियंत्रण करने की कोशिश की। इस काम के लिए उन्होंने कुछ लोगों को वेतन पर रखा, जो था गुमास्ता। गुमास्ता किसे कहते हैं? गुमास्ता बुनकरों से सीधा नियंत्रण करने का काम करता है। उन बुनकरों के काम की निगरानी करना, कच्चे आने वाले माल का संग्रह करना, कपड़े की क्वालिटी की जांच करना गुमास्ता का कार्य हुआ करता। आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं गुमास्ता किसे कहते हैं या गुमास्ता काम क्या है? तो विद्यार्थियों ये नोट कर लेना। कंपनी कोशिश कर रही थी कि कोई अन्य व्यक्ति बुनकरों के साथ डील ना कर ले। इस काम को पुख्ता करने के लिए बुनकरों को एडवांस पैसा भी दिया करती थी। अब एडवांस पैसा क्यों? एक तो वो बुनकर क्या है दब जाएगा उनके एहसान तले, दूसरा वो अपने लिए कच्चा माल अधिक से अधिक ले पाएगा। जब कोई बुनकर कर्जा ले लेता तो इस बात के लिए बाध्य हो जाता कि वो अपना माल सिर्फ क्या है अंग्रेजों को ही बेचा करेगा। अब नए सिस्टम ने बुनकरों के लिए कई समस्याएं खड़ी कर दी। पहले वे खाली समय में थोड़ी बहुत खेती कर लिया करते थे ताकि अपने परिवार का पेट भर सके, लेकिन अब उनके पास टाइम नहीं था क्योंकि अंग्रेज लोग उनको ऑर्डर पर ऑर्डर दिए जा रहे थे और ऑर्डर को पूरा करने के चक्कर में उनके पास टाइम बचता ही नहीं था और उन्हें अपनी ज़मीनें काश्तकारों को देनी पड़ती थी। पारंपरिक व्यापारियों के विपरीत गुमास्ता बाहर का, ये नाम से करना भाई गुमास्ता है, गुमास्ता नहीं है, ठीक है। हाँ, उसके गांव में कोई रिश्तेदार नहीं था। वे सिपाहियों और चपरासियों के साथ आता, समय पर काम ना पूरा होने पर बुनकरों को दंडित भी करता था। गुमास्ता अक्सर अपनी हैकड़ी दिखाया करता, क्या करता? अपनी हैकड़ी में अक्कड़ में रहा करता गुमास्ता। और कई बार गुमास्ता और बुनकरों के बीच में लड़ाई भी हो जाया करती थी। एडवांस के सिस्टम के कारण आया बदलाव। चलिए पढ़ते हैं एडवांस सिस्टम आने से समाज में क्या बदलाव आए। क्या बदलाव आए? अब क्या हुआ? बुनकर लोग अंग्रेजों के कर्ज के जाल में फंस गए थे। मतलब उन पर क्या है कर्जा हो गया था। कर्नाटक और बंगाल में कई बुनकर अपना गांव तक छोड़ दिया था और दूसरे गांव में चले गए अपना कर्जा लगा सके। कई बुनकरों ने एडवांस लेना मना किया, उनकी दुकानें बंद कर दी गई और वो मजबूर हो गए खेती करने के लिए। अब मैनचेस्टर का भारत में प्रकोप। मैनचेस्टर आप जानते हो शहर है। अब उसका भारत पर क्या असर हुआ? 19वीं सदी का आरंभ से क्या हुआ? भारत से कपड़ा जो जा रहा था अन्य देशों में उसमें कमी आ गई। 1811-12 में जहाँ पूरे विश्व में कुल बिकने वाले सूती वस्त्र में से 33% अकेले भारत का हुआ करता, वो 1850 के आते आते मतलब लगभग 30-40 साल बाद तक कितना रह गया? 3% रह गया। मतलब आप सोचिए कहाँ 33 था, कहाँ 3 रह गया। तो मतलब भारतीय कपड़ा उद्योग क्या होता है लगभग फ्लॉप हो चुका था क्योंकि ब्रिटेन के निर्माताओं के दबाव में आकर, मतलब जो ब्रिटेन में कपड़ा मिले थी उनके मालिकों ने सरकार पर दबाव डाला कि बाहर से आने वाले कपड़े पर क्या लगा दिया जाए?
इम्पोर्ट ड्यूटी लगा जाए। इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होती है? जो भी माल बाहर से आता है उस पर कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस लगते हैं ताकि वो वस्तु महंगी हो जाए। आप जानते हो महंगी वस्तु को कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा। अब इंग्लैंड में बनने वाली वस्तु वहीं बिक रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का दबाव डाला गया कि ब्रिटेन में बनी चीज़ों को भारत में बेचे। मतलब अब इंग्लैंड की वस्तुएं भारत में बिकेगी बिना टैक्स, जबकि भारत की वस्तुएं बिकेगी इंग्लैंड में विद टैक्स। तो सोचिए ये कितनी बड़ी प्लानिंग थी अंग्रेज़ों की भारतीय कपड़ा उद्योग को ठप करने की। जहाँ 1850 से पहले तक, मतलब 1850 तक बाहर से आने वाला कपड़ा इंडिया में कितना था? 31 था। और वहीं 1870 मतलब 50 साल के अंदर, सॉरी 20 साल बाद क्या हुआ? 70% इंडिया में कपड़ा कहाँ से आने लग गया? बाहर से आने लग गया। अब भारत में हाथ से बने कपड़े की बजाय लोग मैनचेस्टर की बनी मशीनों के बने कपड़ों को पहनना पसंद करते, क्योंकि वो क्या थे? सस्ते थे। इससे भारत में सूती वस्त्र उद्योग क्या आई? गिरावट आई। 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध आरंभ हो गया, इसलिए वहाँ से ब्रिटेन को मिलने वाली कपास की सप्लाई बंद होगी और परिणाम स्वरूप ब्रिटेन को भारत की ओर मुँह करना पड़ा। मतलब अब अमेरिका से जो उनको कपास मिल रहे थे, कच्चा माल मिल रहा था, वो क्या हो गया? बंद हो गया। अब ब्रिटेन को कच्चे माल के लिए कहाँ आना पड़ा? इंडिया के किसानों की ओर देखना पड़ा। अब हुआ क्या? अब इंडिया से कपास है वो बाहर के देशों में जाने लग गया। तो अब सोचो भाई, बनकर जो हाथ से कपड़ा बुना करते थे, अब उनको कपास कौन देगा? क्योंकि किसान तो आप जानते हो बेचारों को जो अच्छे भाव देगा वो वहाँ बेच रहे थे। अब बुनकर जो बेचारे हाथ से कपड़ा बनाया करते थे वो उतना महंगे दाम पर कपास ले नहीं सकते, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? सारा कपास अब अंग्रेज लोग ही लेकर जा रहे थे। 19वीं सदी के एंड तक भारत में सूती कपड़ा उद्योग कारखाने खुलने लग गया। देखो 19वीं सेंचुरी जब एंड हो रही थी, 1890 के आसपास बात हो रही है, उस ज़माने भारत में बहुत सारी फैक्ट्री खुल चुकी थी। तो चलिए करते हैं बात, इंडिया में सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ लगी थी, किस शहर में थी? चलिए करते हैं बात। बम्बई में पहले सूती कपड़ा मिल 1854 में लगाई गई और इस कपड़ा मिल से 2 साल के बाद उत्पादन आरंभ हुआ। 1862 तक 4 मिलें और लग गई। बंगाल में जूट मिल आरंभ हो गई। कानपुर में 1960 में एलिगन मिल आरंभ हुई। अहमदाबाद में इसी साल एक बड़ी मिल आरंभ हुई और मद्रास में 1874 में मिल आरंभ हो गई। मतलब यहाँ बात देखिए, हमने 7, 8, 9 मिलें आरंभ हो चुकी थी 1874 तक। अब शुरुआत के व्यवसाय, भारत के कई बिजनेस ग्रुप का इतिहास चीन से जुड़ा हुआ है। मतलब चीन और भारत के बिजनेस है वो प्राचीन समय से ही एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। 18वीं सदी के एंड में ब्रिटिश भारत ने अफीम का निर्यात चीन में करना आरंभ कर दिया। मतलब उस ज़माने में अंग्रेज लोग चीन को अफीम बेचा करते, कहाँ से? भारत से। मतलब माल भारत का था, बेच कौन रहे थे? अंग्रेज। खरीद कौन रहा था? चाइनीज। फ़ायदा किसी और था? अंग्रेज़ों को, बेचारों का। माल भारत का और फ़ायदा अंग्रेज़ों को हो रहा था। और वहाँ से क्या आई? अब जो वो बेच रहे हैं अफीम और मंगा रहे हैं क्या? चाय। हम लोगों को चाय के साथ इतना जोड़ दिया कि आज हम चाय के बिना रह नहीं पाते। क्यों जोड़ा? अफीम के साथ। ठीक है, आप जानते हो कई गम लोग, आज भी लोग अफीम और चाय को साथ खाते हैं। इस काम में कई भारतीयों ने बढ़ चुके भाग लिया। पूंजी लगा रहे थे, वहाँ से माल मंगवा रहे थे, यहाँ से माल भेज रहे थे। जब उन व्यापारियों ने अच्छी पूंजी जमा कर ली तो वो भारत में उद्योग लगाने का सपना देखने लगे। मतलब जिन लोगों ने चीन के साथ अफीम का बिजनेस बढ़िया किया और अच्छे पैसे कमा लिए, वो सोचने लगे अपने भी अब इंडिया में क्या लगाएं? मशीनें लगाएं। तो पहला ऐसा व्यक्ति नाम आता है द्वारका नाथ टैगोर का। हाँ जी, ये रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली के पार्ट है। 1830 और 40 के दशक में उद्योग लगाना आरंभ किया। टैगोर का उद्योग 1840 में व्यापार संकट के दौर में क्या तबाह हो गया। लेकिन 19वीं सदी के लास्ट में बहुत सारे व्यापारी आए, जिसमें बम्बई में दिनसा पेंटिट, जमशेद नसरवंजी टाटा, जिससे पारसी लोगों ने बड़े बड़े उद्योग लगाए। कलकत्ता में पहली जूट मिल, विद्यार्थियों में पहली जो भी आता है उसको आप नोट कर लीजिए, पहली जूट मिल 1917 में उद्यमी मतलब राजस्थान थे वो, सेठ हुक्म चंद ने खोला। कहाँ पर? कोलकाता में।
इसी तरह से चीन में सफल होने के बाद बिरला ग्रुप ने क्या अपना व्यापार आरंभ किया। बर्मा, खाड़ी देश, अफ्रीका का व्यापार नेटवर्क के रास्ते बहुत सारी पूंजी अब आ चुकी थी। भारत के व्यवसाय पर अंग्रेजों का शिकंजा था, उसने भारतीय व्यापारियों को बढ़ने का अवसर नहीं दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक भारतीय उद्योग के अधिकतर हिस्से यूरोप के एजेंसियों की पकड़ में थे। अब मजदूर कहाँ से आते थे, आती है बात। अब उद्योगों में काम करने के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे। अधिकतर मोस्टली जो लोग थे वो उद्योग क्षेत्रों के आसपास गांवों से आया करते। उनमें अधिकांश मजदूर गांवों से पलायन करके आया करते थे। फसल को काट कर और त्योहार के समय वो गांवों में वापस जाया करते थे ताकि वो अपने गांव से क्या जुड़े रहें। ऐसा भी टाइम आया जो दिल्ली और पंजाब में काम करने वाले मजदूर छुट्टियों में वापस अपने बिहार और उत्तर प्रदेश जाया करते थे। कुछ समय बीतने के बाद काम की तलाश में अधिक दूर जाने लगे। उदाहरण के लिए यूनाइटेड प्रोविंस के लोग बम्बई और कोलकाता की ओर आने लगे थे। एक काम मिलना आसानी था। उद्योग अक्सर लोगों को काम पर रखने के लिए जोबर की सहायता लिया करते हैं। अब ये आपके आता है बात, जोबर किसे कहते हैं। अब जोबर कौन थे? ये आज की जो वर्तमान जो बोलो प्लेसमेंट कंपनीज जो किसी भी अदर कंपनी को उसके लिए एम्प्लॉय देते हैं, उसी प्रकार से उस ज़माने में फैक्ट्रीज में काम करवाने के लिए मजदूर उपलब्ध कराया करते थे ये जोबर लोग। ये कंपनीज को मजदूरों की उपलब्धि करते हैं। मतलब आपको कितने मजदूर चाहिए ये आपसे उसके हिसाब चार्ट लेगा और आपको उतने मजदूर वो ला कर देगा। ठीक है। और ये अधिकतर कौन थे? जो पुराना जो होता मजदूर, जिस मजदूर को शहर में 5 साल 10 साल हो गए वो ये जोबर का काम कर लिया करता, क्योंकि जोबर काम क्या था, काम करना नहीं है और कमाई बढ़िया थी। जोबर अक्सर अपने गांव के लोगों को अपने पास रखता और शहर में बसने में हेल्प करता और जरूरत में कर्जा भी दिया करता था। इस तरह जोबर एक क्या था, प्रभावशाली व्यक्ति था। वो लोगों से बदले में पैसे और उपहार भी लिया करता और मजदूर की लाइफ में जोबर का पूरा प्रकार दखल था। अब औद्योगिक विकास का अनूठापन। यूरोप की मैनेजिंग एजेंसी कुछ इस तरह के उत्पादों में रुचि ले रही थी जो अपना ध्यान चाय और कॉफ़ी बागान, खनन, नील और जूट पर लगा रहे थे। ऐसे उत्पाद जो मुख्य रूप से निर्यात के लिए थी, उन्हें भारत में बेच नहीं सकते थे। भारत के व्यवसाय यहाँ के बाजार में मैनचेस्टर के सामानों से प्रतिस्पर्धा करने से बच रहे थे। उदाहरण के लिए सूत के मोटे कपड़े बनते थे जिनका इस्तेमाल या तो हाथ करके करते या उनका निर्यात चीन के लोगों को हुआ करता था। 20वीं सेंचुरी के फर्स्ट टाइम में औद्योगिक के अंदर बहुत से बदलाव है। अब स्वदेशी की मांग बढ़ रही थी। बहुत सारे इंडस्ट्री समूहों ने संगठित होना आरंभ कर दिया ताकि सरकार से अपने हितों की बात कर सके। मतलब अब भारत के अंदर भी क्या है, बहुत सारे संगठन बन गए व्यापारियों के जो अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे थे। उन्हें सरकार से आयात शुल्क बढ़ाने, बहुत सारी छूट देने की बात कही। यह वे समय जब भारत में चीन को होने वाले भारतीय धागा निर्यात घट रहा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चीनी और जापानी मील के उत्पाद ने चीन के बाजार को भर दिया और भारतीय उत्पादकों ने सूती धागे छोड़कर वस्त्र बनाने ध्यान दिया। 1912 के बीच भारत में सूती कपड़े का उत्पादन क्या हो गया, डबल हो गया। पहले विश्व का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक उद्योग विकास दर क्या धीमी थी। युद्ध ने बहुत हालात चेंज कर दी। ब्रिटेन की मीलें सेना की जरूरतें पूरे करने लग गई। मतलब उस ज़माने में जो ब्रिटेन फैक्ट्रियाँ थी वो सिर्फ सैनिकों के लिए काम कर रही थी। इससे भारत में आयात क्या हो गया, कम हो गया। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया भारत ने, इतना अपना माल बनाया। युद्ध एंड होने के बाद मैनचेस्टर की इंडिया में पकड़ क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब ब्रिटेन का उद्योग अमेरिका, जर्मनी और जापान से टक्कर लेने की कंडीशन में नहीं था। अब लघु उद्योग का वर्चस्व में छोटे उद्योगों का फायदा या छोटे उद्योगों ने किस प्रकार से बाजार में अपनी पकड़ बना ली। तो उद्योग में वृद्धि होने के बावजूद अर्थव्यवस्था में बड़े उद्योगों से कम था। लगभग 67% बड़े उद्योग से बंगाल में और बम्बई में थे। बाकी हिस्सों में छोटे उद्योग थे। कामगारों का बहुत छोटा हिस्सा ही बड़ी कंपनियों में काम किया करता था। 1911 तक मात्र 5% था और 31 तक 10%। मतलब 10% ही मजदूर बड़ी कंपनियों में काम किया करते थे। बाकी सभी उद्योग क्या थे, छोटी जगहों पर काम किया करते थे। 20वीं सदी में होने वाले उत्पादों इजाफा हुआ। हाथ कर उद्योग में नई टेक्नोलॉजी, बुनकरों ने कार्गो में फ्लाइंग शटल का यूज किया। 1941 तक आते आते भारत में 35% लोग हाथ कर
करके फ्लाइंग शटल लगा चुके थे। त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन और बंगाल जैसे शहरों में 70 से 80% हाथ करके फ्लाइंग शटल लगे हुए थे। इसके अलावा बहुत सा सुधार हुए जिससे हाथ करगों में उत्पादन क्षमता बढ़ गई। अब बाजार में होड़, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन का तरीका आया, मतलब एड, जो आज आप टीवी देख रहे हैं वो एड, वैसी एड बनने लग गई। मैनचेस्टर के उत्पाद अपने लेवल पर उत्पादन का स्थान लिखते हैं, मतलब जो कपड़ा आता है मैनचेस्टर से उस पर लिखा होता है मेड इन मैनचेस्टर, मतलब ग्राहकों को दिखाना ये क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। उस कपड़े पर बहुत सुंदर सुंदर चित्र बने होते हैं। इन चित्रों में भारतीय देवी देवताओं की फोटोज भी लगी होती थी। स्थानीय लोगों से तारतम्यता बनाने का बहुत ही अच्छा था, मतलब वो जानबूझकर अपने कपड़ों पर भारतीय देवी देवता भगवानों की फोटो छापा करते ताकि लोग जुड़े। और आपकी बुक में देखिए आपको बहुत सारे से आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे किताब के अंदर। 19वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध तक उत्पादकों ने अपने उत्पादों को मशहूर बनाने के लिए कैलेंडर बांटना आरम्भ किया। आज जब बहुत सारी कंपनीज है वो न्यू ईयर पर या त्यौहार आने पर आपको कैलेंडर बांटती है, पोस्टर बांटती है, क्योंकि कैलेंडर की बहुत लंबी लाइफ होती है, 365 डेज लाइफ होती है। 365 दिन आप उसको घर पर रखोगे और जब भी आपको इस व्रत त्यौहार देखने का टाइम मिलेगा तो ज़रूर आप उस कैलेंडर पर देखोगे तो आप उस कंपनी की एड आपको मिलेगी। और भारत के जो कंपनीज थी वो अपने विज्ञापनों में राष्ट्रवाद का, मतलब देश प्रेम का संदेश लिखा करते ताकि लोग देश प्रेम से जुड़े। तो ये था विद्यार्थियों आपका आज का पाठ। अब करते हैं उन कठिन शब्दों को जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो याद रखने की लायक बातें, पहला है प्राच्य। प्राच्य ये शब्द उन देशों के लिए प्रयोग में किया गया है जो यूरोप के पूर्व में थे। फिर पूंजी, ये मुद्रा की सबसे बड़ी मात्रा है जिसका निवेश किया जाता है या जिसका निवेश करता है व्यापार में या उद्योग में। समाजवादी, जिसमें देश का प्रत्येक व्यक्ति का एक समान हिस्सा, मतलब ऐसी जो देश अपने प्रत्येक नागरिक को इक्वल मानता है वो समाजवादी देश होते हैं। इनमें बड़े बड़े उद्योगों पर कंट्रोल सरकार का होता है। स्पिनिंग जेनी, हम पढ़ा इसमें इसका विरोध किया गया था। ये जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में मशीन बनाई थी। ये मशीन सूत को काटने काम करते थे। स्टेपल, एक व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है। स्टेपल मीन्स छांटना, जो मतलब आप देखो भाई ऊन जो इकट्ठी होती है, कुछ ऊन छोटी मोटी होती है, उन ऊन को छांटते हैं ताकि बढ़िया ऊन ही फैक्ट्री में पहुंचे। फुलर्ज, ये चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है। ये फुलर्ज व्यक्ति करता है, कपड़ों को किनारों से पकड़कर। आपने कभी देखा होगा भाई बाजार में जब कपड़ा ले जाते हो तो कपड़े के दुकानदार किस तरह से कपड़े को समेटते हैं। वो कपड़े को पूरा हाथ लगाते नहीं है, साइड से पकड़ समेटते हैं, उसको बोलते हैं फुलर्ज। कोर्डिंग क्या होती है? जब कपास या ऊन को रेशों के लिए आप तैयार करो वो होती है कोर्डिंग। फ्लाइंग शटल, रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला औजार, इसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत में पहली जूट मिल कहाँ लगी? कोलकाता में लगी। भाप का इंजन किसने बनाया? जेम्स वॉट ने बनाया। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ लगी? 1854 में लगी। और कहाँ लगी? देखो भाई पढ़ाई में अभी बम्बई में लगी थी। भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। अब नए नए आविष्कारक फ्लाइंग शटल का किसने किया? जॉन के ने किया। देखिए विद्यार्थियों, ये इस तरह से नाम दिए, थोड़ा मिस्टेक हो गई इसमें। इसका इसने किया था, इसका आविष्कार इसने किया था। भाप किसने बनाया? जेम्स वॉट ने और न्यू कॉमन ने। और जेनिंग किसने बनाई? जेम्स हरग्रीव्स ने। तो विद्यार्थियों ये इसका नाम है, तो ढंग से करना। ये मशीन है जिसका आविष्कार करने वाला है, ये मशीन है ये आविष्कार करने वाला है, ये मशीन है ये आविष्कार करने वाला है। तो विद्यार्थियों इस तरह अपना लेसन 5 हिस्ट्री में पूरा हो चुका है। जल्दी अपनी हिस्ट्री बुक पूरी हो जाएगी। विद्यार्थी ये मत सोचिए सिलेबस में बदलाव होगा, कमी होगी, बेसी होगी। विद्यार्थियों सिलेबस हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो जाए, परंतु अपने सिलेबस कर रहे हैं ना, कम हो तो क्या होगा? अपने वो पाठ को छोड़ देना और क्या होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।